हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंजलि पे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज क्लास हो रही है। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेसिकली आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। और एक बात ये मत पूछना अलग अलग कि क्या ये यूपीएसआई के लिए हेल्पफुल होगी, क्या ये एनटीपीसी के लिए हेल्पफुल होगी, क्या ये ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगी। देखो पॉलिटी सब जगह आती है, जितने भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है ये हर जगह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सब एग्ज़ाम्स के लिए हैं ये, ठीक है। तो जो पढ़ाती चलो अच्छे से पढ़ते हुए चलो। आज हम सिर्फ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, संविधान हमने क्यों बनाया, कैसे बना, संविधान बनने से पहले आखिर क्या क्या हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो आज बेसिकली ये इंट्रो क्लास है। कल से आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको संविधान कैसे बना ये बताऊंगी, मीन्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगी। फिर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर इसकी यूनियन और इसकी टेरिटरीज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम मतलब पार्ट वाइज कवर करेंगे इसको। फिर उसके बाद सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, अमेंडमेंट हुए हैं कुछ, और फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे। आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान बना कैसे, उससे पहले क्या क्या हुआ, ये सब अब आज हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसने कहा है भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। देखो सबसे पहले जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं पॉलिटी के क्षेत्र में, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें हमारे दो टाइप के रूल होंगे। एक तो आता है आपका कंपनी रूल, एक तो होता है देखो आपका कंपनी रूल मतलब कंपनी का रूल, और एक होता है आपका क्राउन रूल मतलब कि जो ताज का रूल है, ठीक है। कंपनी रूल चलता है आपका 1773 से 1858 तक, और क्राउन का रूल चलेगा आपका 1858 से जब तक हम आज़ाद होंगे तब तक, 1858 से 1947 तक, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी 1600 ईस्वी के आसपास में, वो जो है देखो भारत में एज अ ट्रेडर आई थी, मतलब एज अ व्यापारी आई थी, एक व्यापारी की तरह आई थी, एक व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत में आई थी। उन्हें चार्टर मिला था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। जो बात मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ आप इसको देखिए समझते हुए चलो। बाकी ये लिखा तो है ही आपके सामने। आपको लगता है कि कोई अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को एक बुलेट पॉइंट की फॉर्म में अपनी कॉपी पे नोट कर लो, सो दैट जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में, ठीक है। चलो भारत में देखो ब्रिटिशर्स 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, और उन्हें चार्टर किसने दिया था, उन्हें चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। तो जब 1600 के आसपास ये ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, उस टाइम पे भारत में कौन राज कर रहा था, उस टाइम में भारत में राज हो रहा था मुगलों का, ठीक है। मुगल काल का शासन चल रहा था उस टाइम पे। आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स किस तरह मुगलों के दरबार में जाते हैं और वहाँ से यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति लेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि मुगलों से जो है इन्होंने व्यापार करने की अनुमति ली थी। उसी के बाद में फिर जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तभी से इनका आधिपत्य स्थापित होना स्टार्ट हो गया था। 1765 ईस्वी की बात है, इन्हें दीवानी मिल गई। दीवानी क्या होती है, देखो दीवानी होती है आपकी रिवेन्यू और जो सिविल जस्टिस होता है उनके ऊपर आपका अधिकार। मेन बात है कि इन्हें सिर्फ रिवेन्यू पे अपना राइट चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जब देखो आप किसी भी जगह पे हो, मान के चलिए एक घर है, उसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसमें एक मेंबर को रिवेन्यू राइट मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो घर है वो उसके कंट्रोल में हो जाता है। क्योंकि जितनी भी घर में जो खर्च होगा, ठीक है, घर में जो चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें जाएंगी, वो सब उसी के अकॉर्डिंग आएंगी जाएंगी, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं। मतलब कि जो पैसों से संबंधित काम होगा वो सब उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है देखो 1765 ईस्वी में दीवानी मिली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है। दीवानी मतलब राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार। मीन्स राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार क्या है, मतलब राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। देखो इसमें क्रिमिनल जस्टिस नहीं है। अब उन्हें क्रिमिनल जस्टिस चाहिए भी क्यों, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो बाद में अत्याचार किया। अत्याचार क्यों किया, क्योंकि उन्हें धन चाहिए था, माल चाहिए था, ठीक है। उनकी तरफ से कितने भी अत्याचार होते रहे, कितने भी कानून टूटते रहे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मेन पॉइंट था, उन्हें चाहिए था रिवेन्यू, ठीक है, उन्हें चाहिए था रिवेन्यू जस्टिस, जो उन्हें मिल गया, ठीक है, 1765 में। और दिया किसने, ये दे दिया उन्हें
शाह आलम ने। अब शाह आलम ने भी क्यों दिया, देखो उसके सामने एक मजबूरी थी। बात है देखो आपको 1764 ईस्वी की। 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है, मुगलों और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हुआ ये कि मुगल तो हार गए और अंग्रेज जीत गई, तो उनके बीच में फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर तुम लोग जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि तुम लोग हार गए तो उसमें तुम जो है हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो रिवेन्यू राइट्स है वो हमें दे दोगे। सो फिर शाह आलम क्या करता, वो तो बेचारा हार गया था बैटल ऑफ बक्सर में 1764 ईस्वी में, तो उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें देनी पड़ी, ठीक है, दीवानी मिल गई उन्हें। तो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितने भी टैक्स लगा सकते हैं वो रिवेन्यू टैक्स, और ही तो चाहिए, तो उन्हें चाहिए क्या था, वो भारत में आए तो उन्हें चाहिए ही पावर थी, ठीक है। चलो आगे। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। देखो हुआ ये कि 1858 में हुई थी आपका सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह हुआ क्यों था, देखो इसके बहुत सारे रीज़न थे। क्योंकि एक तो लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल हद कर रखी थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, वो लगातार अत्याचार किया जा रहा था, हड़प नीति से जो है जितने भी स्टेट्स थे उन्हें हड़पे जा रहा था, ठीक है, इससे परेशान थे। और फिर ये जो हैं ये कुछ लोग जो हैं आस्थाओं पर भी हमारी प्रहार कर रहे थे, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं थी उन्हें भी ठेस पहुंचा रहे थे। तो इसी की वजह से जो है ये सिपाही विद्रोह बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन 1858 में ये जो है एक विश्वव्यापी स्तर पर स्टार्ट हो गया सिपाही विद्रोह। इसी को ही हम पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हटा दिया गया और जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश ताज था, उसने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, और ये अब सत्ता उसके हाथ में रहेगी 1947 तक, मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद होगा, ठीक है। आगे ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। 15 अगस्त 1947 तक मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1947 तक रहेगा क्राउन का शासन। सो क्राउन का शासन रहेगा 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि इसके बाद तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो फिर हम किसी को अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए हमारा देश भी आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद अब देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियमों, कुछ ना कुछ कानूनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, वरना देश नहीं चलेगा, ठीक है, सरकार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमें एक संविधान की ज़रूरत है। एक संविधान मतलब एक ऐसी किताब की ज़रूरत है जहाँ पे हमारे सभी रूलों को, जितने भी हम नियम अपने देश में लागू करने जा रहे हैं, उनको एक जगह संग्रहित करके लिखा गया हो, ठीक है। सो इसलिए हमने संविधान को बनाने की नीड फील हुई, ठीक है। सो 1940 में हुई थी संविधान सभा का गठन। उसके लिए, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लोग होंगे जो अपने अपने सजेशंस देंगे, ठीक है। तो हमने संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में, और जो हमारा संविधान फोर्स में आया वो आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया, ठीक है। और ये जो हमने संविधान बनाया ये किसकी राय से बनाया, ये बनाया हमने एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के सुझाव था कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए, जिसके बाद हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अडॉप्ट किया, ठीक है। चलो आगे। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन से कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नलिखित है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रूल्स पहले भी हमारे देश में लागू थे जहाँ से हमने अपने संविधान के लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उठाई हैं, ठीक है। सो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था ब्रिटिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, कि तुम लोग जाओ भारत में व्यापार कर सकते हो, तुम्हें व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई उसको सिर्फ व्यापार से मतलब नहीं रहा, उसने सोचा कि अब तुम तो राज करो यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ ये, ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये तो अपना राज कर रही है यहाँ पे, लेकिन हमने तो इसको अनुमति दी थी सिर्फ ट्रेड करने की, व्यापार करने की। तो उन्होंने फिर 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने की कोशिश की, सो दैट वो जो है उनको चीट ना कर पाए, ठीक है। सो इसमें उन्होंने क्या देखो, पहला क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया ये पहला कदम था।
यही मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी थी कि आप वहाँ पे जाओ व्यापार करो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करनी तो आई थी जब उसको लगा कि व्यापार से काम नहीं हो रहा, अब हम चाहें तो अपना आधिपत्य और ज़्यादा जमा सकते हैं, तो उन्होंने ट्राई किया कि हम लोग क्यों ना यहाँ पे अपने दबदबा कायम करना चाहिए। ठीक है, तो वो व्यापारी की तरह ना रह के यहाँ पे शासन करने के हिसाब से रहने लगे। तो फिर उधर जो मेन हेड थी महारानी एलिजाबेथ, वो ऐसा कैसे होने दे सकती कि अब देखो, मान के चलो आपने एक इंसान को भेजा कि ठीक है तुम यहाँ पे काम कर लो, लेकिन अगर कल को आपको पता चलता है कि वो वहाँ पे काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे जो वर्कर्स और भी लगे हुए हैं ऑलरेडी, उन पे अपना आधिपत्य जमा रहा है, उनको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो भेजा हुआ है आपका और वो अब आपको आपकी कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है। यही हुआ सेम एलिजाबेथ के केस में। सो फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, को इसने कहा है दूसरे पॉइंट पे, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मींस पहली बार जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे उनको मान्यता मिली। देखो, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से आप क्या समझते हो? देखो, मैं आपको अब की जो है करंट सिनेरियो के हिसाब से समझाते हुए चलूँ। रूल बनाने का काम होता है हमारे स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर का। ठीक है, अगर स्टेट में कोई रूल बनाना है तो उसका काम करेगी स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर हमारे सेंटर में केंद्र में कोई हमें रूल बनाना है तो उसका काम करेगी हमारी केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो रूल नहीं बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है जो रूल्स हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत में रह के रूल भी वही बना रही थी और इम्प्लीमेंट भी वही करा रही थी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान लगाया, रूल्स बनाने का काम और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम, ये दोनों अलग अलग काम है। सो एक ही पर्सन या फिर कोई एक ही संस्था दोनों काम को नहीं कर सकती। ठीक है, मीन्स सीधी सीधी बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को होल्ड करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये हमारे हाथ से निकलती हुई जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एज अ स्टोरी मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ सो दैट आपके माइंड में एक स्टोरी फिट हो जाए और अगर कोई पॉइंट इधर उधर भी हो जाए तो आप उसको रिलेट कर सकें। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं थी? देखो, पहली विशेषता, जो भी काम की चीज़ें होंगी मैं वो आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, आप उन्हें अंडरलाइन करना, अपने अंडरलाइन नहीं, आप उन्हें जो है नोट डाउन करते रहना छोटे छोटे पॉइंट्स में, पूरी की पूरी अभी बुक में उतारने लग जाना। ठीक है, देखो आगे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर था उसको अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये भी पूछ सकता है। सो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछता है कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो 1773, और अगर पूछता है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, सो वो थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आप इसको पॉइंट बना के लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे इसने कहा है इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। देखो, अब हुआ ये, पहले ऐसा होता था कि मद्रास के गवर्नर को किसी को रिपोर्ट नहीं करना था, ऐसे बम्बई के गवर्नर को भी किसी को रिपोर्ट नहीं करना था, मतलब ये सब अपना फ्रीली अपने अपने काम को कर सकते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान बना दिया कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे कि वो अपने वहाँ पे किस तरीके से अपने वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हो आप। 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, या फिर कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सो वो की गई आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये ध्यान है सो आपको
किस टाइम पे कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी याद हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ही जस्ट, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जो उसके मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे वो कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड एलिजा एम्पे। कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है। कहीं पे एम्पे लिखा होता है, कहीं पे इम्पे लिखा होता है, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, वो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है जी। इसके बाद है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब भारतीय लोग अगर किसी को भी कोई उपहार देंगे या रिश्वत देंगे वो प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। आगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होगा। ये 2 पॉइंट हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन था, उसका लीडर। नेक्स्ट पॉइंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1781 में पारित किया गया एक संशोधन जिसे जानते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। उसके बाद इसको हमने नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया था ये। इसकी विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब कंपनी का वाणिज्यिक काम अलग होगा और राजनीतिक काम अलग होगा, एक ही व्यक्ति दोनों कामों को लीड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें नियंत्रक बोर्ड का गठन कर दिया गया। इसी प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। सो क्वेश्चन में पूछता है द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ कौन से अधिनियम के तहत किया गया? वो किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में कौन कौन से पॉइंट थे? इसका पहला पॉइंट ये है कि अब जो हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, एक अधिनियम ऐसा आया था जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया था। एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा था और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे, जो 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग बने थे, अब उनको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1833 के चार्टर अधिनियम के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सो ये लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहते हैं। इससे पहले जो भी लॉ बने हैं, इससे पहले जो भी कानून बने हैं उसको हम कहेंगे नियामक कानून, और जो अब इससे बाद के, किससे बाद के, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद के जितने भी हम लॉ लेके आएंगे उनको हम नाम देंगे अधिनियम या फिर एक्ट, ठीक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया। अब ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक निकाय की तरह काम करेगी, इससे ज़्यादा उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। जैसे उसके हाथ में पहले धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता आने लगी थी, वो सत्ता भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे छीन ली। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू किया। इससे पहले होता ये था कि जो भारतीय थे वो जो भी अपनी सेवाएं देते थे वो एक लोअर पोस्ट पे देते थे। मतलब कहीं पे क्लर्क बन गए, कहीं पे चपरासी बन गए, कहीं पे एक सिपाही बन गए। अपर लेवल पे कोई भी भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये प्रावधान लेके आया गया कि इससे अब हम एक ओपन कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक एग्ज़ाम देना होगा जिसमें अगर कोई भारतीय
बैठता है, उस एग्ज़ाम को पास करता है तो उसे भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स थे, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि उनके हाथ से सत्ता जा रही थी। तो वो कैसे देख सकते थे कि हम तो जा रहे हैं और भारतीयों को अधिकार मिल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने बीच में टांग अड़ा दी। तो ये जो है ये बात उनकी चल नहीं पाई कि इसके लिए सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का आयोजन होगा। ये बात चलेगी आगे 1853 के चार्टर अधिनियम में। सो इसका खाका बेसिकली सबसे पहले रख दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। वो बात अलग है कि ये फेल हो गई थी। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ? 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। मतलब कि जो कंपनी रूल था, उसने जितने भी चार्टर्स अब तक लागू किए हैं, जितने भी अधिनियम दिए हैं, उसमें सबसे लास्ट यही था। इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका क्राउन रूल, मतलब ताज का शासन, और वो चलेगा आपका 1858 टू 1947 तक, मतलब 1858 से जब तक हमें आज़ादी मिलेगी तब तक। सो 1853 का ये चार्टर एक्ट सबसे लास्ट था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषताएं क्या थी वो देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पहले ऐसा होता था कि विधायी और प्रशासनिक कार्य एक ही व्यक्ति देखता था, लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत हुआ ये कि परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। इस प्रकार विधायिका, जो कि पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। मतलब जो बातें ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी वही रूल्स भारत में भी अपनाए गए। उसको एक अलग से नाम दे दिया, भारतीय विधान परिषद। ठीक है, ये उसी की तरह लगभग काम करता था जो ब्रिटिश संसद में अपनाए जाते थे प्रोसेस, वही प्रोसेस लगभग यहीं पे लागू होते थे। ठीक है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले कमेटी आई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1833 के चार्टर अधिनियम में भी यही बात आई थी, लेकिन वहाँ पे ये लागू नहीं हो पाया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हेड्स थे, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, उन्होंने हंगामा कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे कि जो भारतीय हैं वो उच्च पदों पर आ जाएं। ठीक है, लेकिन 1853 तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आधिपत्य तो लगभग ख़त्म ही हो चुका था बिल्कुल। सो ऐसे में उनकी चल नहीं पाई और ये प्रावधान लागू हो गया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उसमें अगर भारतीय भी पार्टिसिपेट करते हैं और उसके सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, उस लायक भी हैं, तो उन्हें भी वो स्थान मिल सकता है। ये बात आपके 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत रख दी गई। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा जो मैं समझाती हुई चल रही हूँ। लिखने पे फोकस ना करो, अभी एक बार वीडियो को पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद अगर आप चाहो तो या तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, जो साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं वो दोबारा से वीडियो को देखना और फिर छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में इन्हें बनाते हुए चलो ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, पूरी की पूरी ये बुक मत उतार देना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। देखो, पहले हुआ ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक टाइम लिमिट के तहत चार्टर दे रही थी कि आपको 20 साल का चार्टर मिल जाता है। अधिनियम में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर तो दिया लेकिन कोई टाइम लिमिट के साथ नहीं दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यवसाय करे वो तभी तक कर सकते हैं। अगर वो चाहे, मान के चलिए आज चार्टर दे दिया उन्होंने, ठीक है, और कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है कि हम नहीं चाहते यहाँ पे व्यवसाय करे, तो उन्हें भगा देना चाहती है, तो उन्हें भागना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1853 के चार्टर अधिनियम में यही हुआ क्योंकि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाना था। ठीक है,
तो इसलिए उन्होंने एक टाइम लिमिट नहीं दी, बस ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप अपना काम यहाँ पे करते रहो हमारे अंडर में, ठीक है। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। देखो, मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 नए पार्षद को जोड़ा गया था, ठीक है। अब पहले होता ये था कि जो 6 नए पार्षद थे वो सब के सब इंग्लैंड से लेके आते थे ये, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ही उसमें लेके आते थे। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसमें से हम दो लोगों का तो लेके आते हैं इंग्लैंड से, और बाकी के जो 4 हैं वो हम चुनते हैं भारत में से ही। भारत में से कहाँ से? एक तो हमने लिया बंगाल से, मद्रास, बम्बई और आगरा। 4 लोगों को तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से इलेक्ट किया, और 2 लोगों को इलेक्ट करके लेके आए वो इंग्लैंड से। उस हिसाब से ये जो भारतीय विधान परिषद थी अपना काम किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते जब तक ये 1857 आ जाती है, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मान के चलो लगभग पूरी तरीके से यहाँ से चली जा चुकी थी। अब इसके बाद यहाँ पे पूरा शासन आ जाता है क्राउन का, मतलब ताज का शासन आ जाता है, मतलब महारानी एलिजाबेथ का शासन आ जाता है। वो सारी की सारी सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है, किसी कंपनी को सत्ता को नहीं सौंपती है। तो अब डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे ताज का शासन, मतलब जो 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम हुए हैं उन्हें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1600 से बाद में भारत में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या क्या हुआ था, ठीक है। और उन्होंने स्टार्टिंग में कहाँ से उन्हें दीवानी राइट्स मिले थे, दीवानी राइट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात की कि हमने 1946 में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, मतलब संविधान सभा का गठन किया हमने 1946 में। और उसके बाद जब हमने अपने संविधान को अपनाया तो हमारे संविधान अस्तित्व में आ गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा है, एक तो सबसे पहली चीज़, पहली बार कंपनी थी उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दूसरी बात हमने पढ़ी है कि 1773 के अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे, और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसमें 3 तो अन्य जज थे और एक मुख्य जज थे। मुख्य जज मतलब मुख्य न्यायाधीश का नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, ठीक है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारतीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी किसी भी भारतीय से रिश्वत नहीं ले सकता, कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता है, ठीक है। अगली बात हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमने उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था, ये पढ़ा है। उसके बाद आया था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेके आने की ज़रूरत क्या पड़ी थी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां रही थी, जो कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए लेके आए थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसी एक्ट को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को हमने पढ़ा है कि इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था 1781 में, उसी को हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया था, जिसको बाद में हमने 1784 ईस्वी में नाम दे दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बेसिकली हमने पढ़ा है कि इसमें हमने बेसिकली पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया था। फिर मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अंतर क्या होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो था कि जिसमें जो ब्रिटिश क्राउन थे उनके लीडर का आधिपत्य रहता है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स का आधिपत्य हो, ठीक है। और अगर पूछता है कि द्वैत शासन की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुई थी, तो वो भी 1784 के 33 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, मतलब जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अब 1833 के चार्टर एक्ट में ये आ गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। ठीक है, इसी में ही हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो भी अब से मतलब 1833 से पहले के कानून बने हैं उनको रेगुलेटरी लॉ कहेंगे, मतलब नियामक कानून बोलेंगे, और जो इससे बाद के कानून बने हैं उनको एक्ट या फिर अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1833 में ही एक प्रावधान किया आया था कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा, लेकिन इंडिया कंपनी की जो संस्था थी मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, उसने उसका विरोध किया, ये बात चलने नहीं दी। सो ये पॉइंट यहाँ पे आके खारिज हो जाता है। अगर वो पूछता है एग्जाम में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कौन से अधिनियम के तहत किया गया, और ऑप्शन में आपको देगा 1833 का चार्टर अधिनियम और एक ऑप्शन में देगा 1853 का अधिनियम। सो आप आंसर में लगा के आएंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि यहीं से ये वैलिड हुआ था। उससे पहले तो ये बात चल नहीं पाई थी, तो इसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा है कि एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें नई 6 पार्षदों को जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये पढ़ा था कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा, मतलब अगर भारतीय उच्च पद पर नियुक्त होने के लायक हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो पास हो जाते हैं तो उन्हें भी उच्च पदों पर भेजा जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो में पढ़ी है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ताज का शासन मीन्स क्राउन का शासन, जो 1858 से हमारे देश जब आज़ाद हुआ तब तक का होगा। उसमें हम अधिनियम पढ़ेंगे, जैसे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। तो ये आज एक बेसिक इंट्रो क्लास थी। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, देखिए जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो। बाय बाय।